हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ से जानेंगे शिक्षण की प्रविधियाँ, यानी शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधियाँ होती हैं, यानी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किया हुआ एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, यानी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है कि उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात वो सोचता है कि विषय वस्तु से को शिक्षार्थियों को सुलभता से कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। देखिए, समझिए, यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है, सभी जानते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व जो भी टीचर होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि उसे क्लास में क्या पढ़ाना होगा। योजना के बाद वो ये सोचता है कि जो भी उसका विषय वस्तु होता है तो शिक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट होता है उनको सुलभता तक आसानी से कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण प्रविधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जानेंगे कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियाँ हैं उनको। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो सुकरात से समय से चले आने वाली प्राचीन पद्धति यानी प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती प्रविधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता थे वो सुकरात थे। विकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ से जरूर बनता है कि प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, तो ये सुकरात ने इसका जो है निर्माण किया। ठीक है, तो इसके 3 सोपान यानी 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं उनको जानते हैं। यहाँ से प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, यानी प्रश्न जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करना। छात्रों के सामने समुचित रूप से प्रश्नों को रखना जिससे नए ज्ञान के लिए उसमें उत्सुकता जागृत हो सके। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है, छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं, यानी जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। देखिए, अगर हम आपसे प्रश्न उत्तर करेंगे तो प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, आप सक्रिय रहेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि आंसर हमें करना है। छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। इस विधि से पाठ के विकास में सहायता मिलती है। छात्रों में विचार करने और चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। ये विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। छात्रों को ज्ञान के मूल्यांकन करने में ये सहायक होती है, यानी छात्रों का जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन करने में ये सहायक होगा। तो दोस्तों, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि की ये विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में हम यहाँ से जानते हैं। ये विधि कभी कभी यांत्रिक बन जाती है, इसमें निरस्ता ले आती है। निरस्ता इसलिए ले आती है, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर ही देंगे खाली, बाकी कोई डिस्कस, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको नहीं आप पूछ सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, यानी ज़रूरी कि प्रश्न किस तरीके से पूछने चाहिए क्लास में। ठीक है, और प्रश्नों का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे। ठीक है, अच्छे और सही प्रश्नों को लोग जल्दी नहीं बना पाते। उसके बाद कभी कभी प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन हो जाता है, बहुत टफ कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सीमाएं यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछने की जो आवश्यकता होती है वो क्यों यहाँ पर है, तो पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान के संबंध में जोड़ना। बच्चों को पढ़ा हुआ पाठ कितना अर्जित किया, यानी जो पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ाया, कितना बच्चे ने हासिल किया, इसकी जांच के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न। पाठ के पुनर्लोकन के लिए उसके बाद बालक को प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद नए ज्ञान के प्रति बालक को जिज्ञासु बनाना। तो इनके लिए दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रश्न पूछने के उद्देश्य, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होगा, प्रेरित करना, स्टूडेंट को प्रेरित करना, उनकी रुचियों, अभिरुचियों और योग्यताओं का पता लगाना, अर्जित ज्ञान और नवीन ज्ञान के में संबंध जोड़ना। ठीक है, समस्या को उत्पन्न करना और उनका निवारण करना, ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करना, आत्मविश्वास उत्पन्न करने हेतु। तो ये प्रश्न पूछने के ये उद्देश्य होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अच्छे प्रश्न की विशेषताएं यहाँ पर आती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से दोस्तों आपको मिलेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। ठीक है, सरल और स्पष्ट प्रश्न हो, बालक के शारीरिक मानसिक अवस्था, रुचि, योग्यता और अभिरुचि पर आधारित प्रश्न हो, प्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रश्न हो, प्रश्नों की भाषा सरल और शैली जो होगी वो आसान होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विवरण देना। तो विवरण में क्या होगा कि विवरण शिक्षा क्रिया की अनिवार्य युक्ति है। शिक्षण के किसी न किसी स्तर पर अध्यापक को विवरण देना या कथन देना जरूरी होता है। किसी विषय के लिए विवरण देने में प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि उसके मुख्य बिंदुओं पर उचित प्रकाश पड़ सके, यानी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उनको पढ़ाना। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न के बाद क्या होता है, आप विस्तार से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे क्लास में, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है विवरण प्रविधि। ठीक, विवरण का प्रयोग पाठ में मुख्य रूप से निम्न जगहों पर किया जाता है, प्रस्तावना के अंत में और पाठ के मध्य भाग में। तो होता है दोस्तों, किताब से पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, विवरण दिया जाता है नहीं दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है,
फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है वर्णन परिविधि। तो वर्णन परिविधि क्या होता है? इस परिविधि का प्रयोग किसी घटना, दृश्य और नियम के विस्तार पूर्वक वर्णन देने के लिए किया जाता है। इसमें विषय के प्रति विस्तार पूर्वक विवरण दिया जाता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान शिक्षण में भी वर्णन विधि का प्रयोग किया जाता है। सजीव और रोचक वर्णन प्रस्तुत करना एक कला होता है। तो देखिए वर्णन में क्या होगा, कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में क्या होता है, विस्तार से बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, नहीं किया जाता है। चाहे वो इतिहास सब्जेक्ट हो, चाहे भूगोल हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्णन विधि का प्रयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें होती हैं जिस बारे में बताया जा रहा है उसमें सजीवता आती है और रोचकता आती है, ठीक है। और दोस्तों जो वर्णन करना एक कला होती है, एक युक्ति होती है, सबके बस की बात नहीं है कि किसी भी चीज़ को में रोचकता और सजीवता लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है व्याख्यान परिविधि। तो व्याख्यान परिविधि में क्या होता है उसको समझते हैं यहाँ से। ये युक्ति निर्देशन की सबसे पुरानी है। जब पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी तो प्राचीन समय में व्याख्यान परिविधि से ही शिक्षण कार्य होता था। देखिए दोस्तों जब गुरुकुल होते थे तो उसमें क्या था, उसमें जो भी गुरुजी होते थे वो क्या कर रहे थे, किताबें तो थी नहीं उस वक्त, तो लेक्चर ही देते थे वहाँ पे, ठीक है। यानी जो व्याख्यान होता था, व्याख्यान के माध्यम से ही अपनी बात बताते थे। बच्चा क्या होता था, बच्चा उन बातों को सुनता था, यानी वो अध्ययन करता था, ठीक है। आज व्याख्यान का रूप कॉलेज में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी कॉलेज स्तर पर होता है उसमें क्या होता है, उसमें लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान प्रविधि चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं स्पष्टीकरण प्रविधि। एग्जाम में दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। तो स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण मतलब वर्णन करना किसी चीज़ के बारे में, स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताना, ठीक है। इसके द्वारा छात्रों के और शिक्षकों के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। ये विचार को स्पष्ट करने की कला है, ठीक है। यानी विचारों को स्पष्ट करने की कला क्या होती है, वो हो जाती है स्पष्टीकरण। यानी जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती कहानी कथन प्रविधि। समझिए यहाँ से, तो कहानी कथन प्रविधि क्या है, कहानी कहना एक विधि है। इसका प्रयोग विधि प्रविधि दोनों के रूप में किया जाता है। कहानी विधा के अंतर्गत कथन, बातचीत, भाषण इत्यादि आते हैं। कहानी कहने का अभिप्राय है बच्चों की भावनाओं, उनके संवेगों को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि बहुत उपयोगी होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर 5 तक जो भी कक्षाएँ चलती हैं उसमें क्या होता है, कहानी प्रविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप किताबें देखिए, वहाँ पे बच्चों की जो भी किताबें होंगी तो उनमें क्या होगा, ज़्यादातर कहानियों के माध्यम से ही शिक्षण व्यवस्था जो है की गई है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है निरीक्षण और अवलोकन प्रविधि। तो किसी वस्तु, स्थान या क्रिया को सावधानी से देखने और समझने की क्रिया को अवलोकन और उस पर सार्थक टिप्पणी करने को निरीक्षण कहते हैं यहाँ पे, यानी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। दोनों प्रविधियाँ एक साथ चलती रहती हैं। प्राथमिक स्तर पर विषयवार निरीक्षण और अवलोकन इस प्रकार हो सकता है, जैसे गणित के लिए क्या करना है, बाग में पेड़ों की गणना, ठीक, फलों की गणना यानी गिनती करना। भूगोल में क्या करना है, नदी आप दिखाइए, झरना दिखाइए, पर्वत दिखाइए इत्यादि का भ्रमण, ठीक है। आप उनको लेके जाएंगे वहाँ पे, जब भ्रमण होगा देखेंगे तो क्या होगा, उसी के बारे में तो निरीक्षण करेंगे। कृषि बागवानी में खेती का निरीक्षण, सिंचाई, बुआई, कटाई के साधनों को देखना। कला में भवन, मूर्तियाँ इत्यादि क्या होता है, ये दिखाना क्या हो जाएगा, ये निरीक्षण और अवलोकन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों उदाहरण प्रविधि। तो उदाहरण प्रविधि में क्या होता है, उदाहरण बालक की विचार शक्ति और कल्पना को जागृत कर उसके मानसिक विकास के प्रति सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे अमृत विषय को मूर्त बनाया जाता है, ठीक है। जैसे शाब्दिक उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कहानी उनको सुनाई जाती है, दृष्टांत कोई चीज़ बता दी जाती है, नीति श्लोक इत्यादि, है ना। उसके बाद प्रदर्शनात्मक उदाहरण। तो प्रदर्शनात्मक उदाहरण में क्या होगा, चीज़ आप लेके पहुँचेंगे, जैसे आप मानचित्र लेके पहुँच रहे हैं, कोई रेखा चित्र लेके पहुँच रहे हैं, ग्लोब आप लेके पहुँच रहे हैं, कोई मॉडल लेके पहुँच रहे हैं, कोई चार्ट या ग्राफ लेकर आप पहुंच रहे हैं। तो उदाहरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो शाब्दिक उदाहरण यानी एग्जाम्पल आप देंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, प्रदर्शनात्मक यानी आप एग्जाम्पल यानी जो भी चीज़ होगी उसको आप लेके जाएंगे, चाहे वो मानचित्र के रूप में हो, चाहे वो रेखा चित्र के रूप में हो, चाहे वो ग्लोब हो, चाहे वो मॉडल पे बना हुआ कोई भी चित्र हो, चाहे वो चार्ट और ग्राफ पर बना हुआ कोई भी चित्र हो, ठीक है। समझ गए आप यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है खेल और गतिविधि आधारित। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो खेल प्रवृत्ति बालक की खेल प्रवृत्ति को ऐसे उत्तम ढंग से प्रयोग करती है कि खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसको कहते हैं क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। खेलों के द्वारा ही संभव होता है, ठीक है। यानी बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाते हैं। खेल के विभिन्न रूप हैं, जैसे उछलना,
खेलना कूदना और भागना, ठीक, विभिन्न वस्तुओं से खेलना, अभिनयात्मक खेल यानी वो मतलब अभिनय करना वहाँ पे, सामूहिक खेल यहाँ पे, ठीक। तो इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, वाणिज्य, ठीक, और भाषाएं, इसमें खेल विधि के माध्यम से ही शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो इतिहास में क्या होगा, आप अभिनय करवा सकते हैं वहाँ पे, भूगोल में क्या होगा, आप उसमें भी दिखा सकते हैं, गणित हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा और भाषाएं हो जाएंगी, इसमें खेल प्रविधि के माध्यम से ही शिक्षा दी जा सकती है, तो बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद दोस्तों आता है समूह चर्चा प्रविधि। तो समूह चर्चा प्रविधि यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो किसी विषय वस्तु समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने को सामूहिक प्रक्रिया को परिचर्चा के नाम से पुकारा जाता है, यानी ग्रुप डिस्कशन आप अच्छे से इसको जानते होंगे। इसके माध्यम से कई जटिल और गूढ़ विषयों को सम्यक विश्लेषण, अवबोध और उनका मूल्यांकन होता है। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी छात्र और शिक्षक तल्लीनता के साथ हर मुद्दे पर सोचते हैं और अपना मत उसमें क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। परिचर्चा को मूलतः लोकतांत्रिक व्यवस्था का लघु रूप कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो परिचर्चा यानी जो डिस्कशन चलता रहता है तो उसमें सभी को बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, सभी को बराबर बोलने का अधिकार यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है प्रयोगशाला प्रविधि। तो यहाँ पर दोस्तों आता है प्रयोगशाला प्रविधि। तो दोस्तों जैसे नाम से ही वाकिफ यहाँ पर हो गए प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला क्या होते हैं, जो विज्ञान शिक्षण होगा इसमें प्रयोगशाला जो है विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। छात्रों को कुछ उपकरण कुछ निर्देशों के साथ दे दिए जाते हैं। छात्र प्रयोगशाला में स्वाभाविक पर्यावरण में प्रयोग करते हैं। जब बालक विज्ञान से संबंधित कोई प्रयोग करते हैं तो वे प्रयोग संबंधी गणनाओं को अपनी लघु पुस्तिका में अंकित करते हुए चले जाते हैं। प्रयोग के अंत में बालक प्रयोग का परिणाम निकालते हैं। बालकों को प्रयोग करते समय यदि कोई जिज्ञासा, शंका या कठिनाई होती है तो शिक्षक क्या करते हैं, उनकी समस्याओं का वो समाधान करते हैं। इस विधि में बालक क्या होता है, सक्रिय होकर कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट खुद कर रहा है वहाँ पे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाद विवाद ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जिसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कार्यशाला प्रविधि। तो कार्यशाला शब्द इंजीनियरिंग से लिया गया है। अभियांत्रिक में अक्सर यानी इंजीनियरिंग में अक्सर क्या होता है, कार्यशालाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को हाथ से कुछ ना कुछ कार्य करने होते हैं, जिससे कुछ उत्पादन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि रोडवेज होता है, रोडवेज वर्कशॉप होती है, रेलवे वर्कशॉप होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी सामान होता है, ठीक है, वो इससे क्या होता है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो कार्यशाला में बना के दिखानी पड़ती हैं, यानी बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है भ्रमण प्रविधि, क्षेत्रीय परिवर्तन, इसको परिविधि भी कहते हैं, ठीक। तो बालक का अनुभव को बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित विद्यालय यात्रा को क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। देखिए क्या है, बालकों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए अध्यापकों के द्वारा आयोजित जो विद्यालय यात्रा होती है उसको क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं, ठीक। छात्रों को पर्यटन के माध्यम से वस्तुओं को साक्षात निरीक्षण करने के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे लघु क्षेत्रीय पर्यटन यहाँ पे, तो लघु क्षेत्रीय पर्यटन छोटे स्तर पर क्या होगा, पुस्तकालय आप लेके, लाइब्रेरी लेके चले जाइए, कृषि यानी खेत वगैरह आप लेके चले जाइए, बागवानी यानी किसी बाग में लेके चले जाइए, धर्मशाला, तालाब आप उनको दिखा दीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सी चीज़ें क्या होगा, ये छोटे स्तर पर बच्चा समझ जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सामान्य क्षेत्रीय पर्यटन। यहाँ पे तो ऐतिहासिक स्थल कोई भी आपके कस्बे में या आपके आस पड़ोस में जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं बच्चों को उनको दिखाइए। रेलवे स्टेशन आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक। म्यूजियम यानी संग्रहालय दिखा सकते हैं, नदी दिखा सकते हैं, पुल दिखा सकते हैं, तालाब दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन, तो दोस्तों ये बड़े स्तर पर होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, धार्मिक स्थल हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चलती हैं व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन स्थल, तो ये बड़े स्तर पर होता है, यानी कॉलेज लेवल पर ये होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण की प्रविधियाँ, इनके विषय में अच्छे से जान लिया। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है इसके बारे में जाना, प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रश्नोत्तर की सीमाएं क्या होती हैं, प्रश्न पूछने की आवश्यकता या प्रश्न पूछने के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। विवरण प्रविधि क्या है उसके बारे में जाना, वर्णन प्रविधि या व्याख्यान प्रविधि, उसके साथ साथ दोस्तों जो स्पष्टीकरण या कहानी कथन प्रविधि या क्षेत्रीय भ्रमण प्रविधि, इनको दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से जाना। तो दोस्तों जितनी भी ये प्रविधि यहाँ पर हैं, इन प्रविधियों से हम लोग तो अच्छे से अवगत ही हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं प्रविधियों के माध्यम से शिक्षा हासिल कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं प्रविधियों का यूज़ करके आने वाली जो जनरेशन होगी उनके बारे में आपको अच्छे से समझाना है, क्योंकि फ्यूचर के टीचर आप बन रहे हैं। तो जितनी भी दोस्तों ये टेक्निक है, इन टेक्निकों को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होंगी शिक्षण के लाइन में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी
कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।